मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन रखिए एंड वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। हम लोगों ने रिवीजन शुरू की है दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो लेवल है वो है इंटरमीडिएट, यानी सीए इंटरमीडिएट का रिवीजन हमने शुरू किया है केवल एक ही सब्जेक्ट का। वो है आपका पेपर नंबर 5, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है भाई साहब, ये जो रिवीजन वीडियोस है ये आपको मई 2025 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। यानी अभी आपका जो अटेम्प्ट आने वाला है मई 2025 का, वहां पर आपको ये सारी चीजें एप्लीकेबल होने वाली है। अब मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर हम लोग स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करने वाले? तो मित्रों, एकदम मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया है। हम लोग स्टडी मटेरियल यूज करने वाले हमारे प्यारे प्यारे ICAI ने जो इशू किया है वो वाला स्टडी मटेरियल। इसका एडिशन है आपका जुलाई 2024। ये जुलाई 2024 वाला जो एडिशन है ये आपके मई 2025 और बाकी नवंबर 2025 के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ऑडिटिंग एंड एथिक्स का जुलाई 2024 का एडिशन है, रिलेवेंट फॉर मई 2025 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 आपको अवेलेबल हो जाता है। अब ये जो स्टडी मटेरियल है इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? या तो आप खरीद सकते हो इंस्टीट्यूट से, या तो आपने सीए इंटर के लिए रजिस्टर किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ गया होगा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्मेट में। या फिर आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट भी नहीं है, आपको खरीदना भी नहीं है, तो हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टूडेंट्स के फैसिलिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल के ऊपर, यानी ICAI.org पर आप जाओ, वहां पर बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाओ और वहां पर आप लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। सारे के सारे स्टडी मटेरियल का PDF आपको फ्रीली अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर। तो आपका जो सबसे पहला सवाल था स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा, रिवीजन वीडियोस आपको चाहिए होते हैं तो रिवीजन वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जुलाई 2024 के एडिशन के ऊपर मिल जाएंगे। यानी आपका स्टडी मटेरियल भी सॉर्ट आउट हो गया, आपका फ्री स्टडी मटेरियल भी सॉर्ट आउट हो गया, आपका फ्री रिवीजन वीडियोस भी सॉर्ट आउट हो गया। इस रिवीजन बैच में हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, आ जाओ, अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके इंडेक्स में। हम लोगों ने रिवीजन शुरू कर दिया हमारे चैप्टर नंबर 1 का, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट उसका नाम है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा रेडीमेड इंडेक्स है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, उसी को अपना रोड मैप बना लिया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ग्रीन टिक रेफर करता है कि हमारे इतने वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके, रिविजन हो चुके, यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। और ये रेड स्टार मार्क आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अल्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड एवरेज टॉपिक्स, ऐसे 3 कैटेगरी में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो मैं आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स को मार्किंग करके देने वाला हूँ जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, जो जहां पर मस्त पैकी सवाल बन सकते हैं। और जनरली उन टॉपिक्स पर एग्जाम में सवाल आते ही है, भले ही 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क या 8 मार्क के लिए आए, लेकिन एक ना एक सवाल तो इन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो बनता ही है। तो इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। हमारी रिवीजन में हम सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, लेकिन मार्किंग में आपको वही टॉपिक कर दूंगा जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीए फाइनल, प्रोफेशनल, सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, सीए प्रोफेशनल लाइफ में भी और एग्जाम में भी काम में आने वाले हैं। तो ठीक है मित्रों, ये हो गई हमारी अभी तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो जरा आप एक काम करना, इसको भी ट्याओ रेड मार्क आप कर देना, क्योंकि ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। देखो जी, हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 1.14 के ऊपर। यहां पर आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 7, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ओ जी, हाईलाइट मैंने ऑन नहीं किया जी, रुको हाईलाइट कर लेता हूं। हाँ, 1.14 टॉपिक नंबर 7, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की है, जितना रिवीजन किया, उसमें से हमें एक बात पता चल गई है, ये जो ऑडिट है ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रोसेस का एक एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच स्टेप, एंड कलेक्टिवली पूरी प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। तो सिमिलरली ये जो जनरलाइज डेफिनेशन है प्रोसेस की, ये ऑडिट को भी एप्लीकेबल होती है। ऑडिट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऑडिट का एंड पॉइंट होता है, और बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो एक ऑडिटर को फॉलो करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो ऑफ देयर
प्रोफेशनल एंगेजमेंट। तो अब यहाँ पर आप देखो इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये हमें क्या बताता है कि ये जो ऑडिट की प्रोसेस है इसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, यानी कुछ नेचुरल लिमिटेशंस है, वो आर्टिफिशियल या किसी की वजह से आए हुए नहीं। जो हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सिनेरियो है, उस सिनेरियो की वजह से, इंडस्ट्री सिनेरियो की वजह से हमारे ऑडिट की प्रोसेस में कुछ फ्लॉज आते हैं, उन फ्लॉज के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो इसका इनहेरेंट लिमिटेशंस का ये मतलब नहीं है कि ऑडिट की प्रोसेस बेकार है, नहीं। इनहेरेंट लिमिटेशंस का ये मतलब होता है कि भाई साहब आपकी जो ऑडिट की फील्ड है वो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, यानी उसमें अकाउंटिंग का भी नॉलेज चाहिए, उसमें लॉ का भी नॉलेज चाहिए, उसमें स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का भी नॉलेज चाहिए, उसमें आपको प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग, बहुत सारा अलग अलग नॉलेज लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स पजल जैसा प्रोसेस बन जाता है, और इस वजह से ऑडिट का प्रोसेस केवल एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ना होते हुए इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से ऑडिट की प्रोसेस में कुछ इनहेरेंट फ्लॉज, कुछ लिमिटेशंस, कुछ तकलीफें आती है, उनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। अब ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है, इनहेरेंट लिमिटेशंस को हमें मिनिमाइज करना होता है बाय परफॉर्मिंग प्रॉपर ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। तो ये इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है ऑडिट के लिमिटेशंस का। ये लिमिटेशंस का ये मतलब नहीं है कि ऑडिट की प्रोसेस बेकार है, ऑडिट की प्रोसेस अपनी जगह पर सही है, लेकिन इंडस्ट्री प्लस सिनेरियो में जो कुछ फैक्टर्स है उसकी वजह से ऑडिट की प्रोसेस में कुछ वीकनेसेस जनरेट होते हैं। तो ऑडिटर को उन वीकनेसेस को ध्यान में रखना है, और उन वीकनेसेस की वजह से अपने ऑडिट ओपिनियन के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने देना है। इस वजह से हम इन इनहेरेंट लिमिटेशंस को समझते हैं। अब यहां पर देखो, आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिखेगा यहां पर, द प्रोसेस से लेकर एरर तक, ये हो गया आपका इनहेरेंट लिमिटेशन। यानी पहले 3 लाइन में जो आपको बातें बताई गई है, दैट इज योर इनहेरेंट लिमिटेशन। ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज योर इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है, और जो ये नीचे बताए गए जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स की वजह से आपका इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होता है। जैसा कि ये फैक्टर नंबर 1 है, इस फैक्टर की वजह से ऑडिट की प्रोसेस में एक इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होता है। उसके बाद में नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स का एक फैक्टर होता है, उसकी वजह से ये इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होता है। फिर तीसरा हमारा क्या है, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, फ्यूचर इवेंट्स। ऐसे 5 फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑडिट की प्रोसेस जो होती है उसमें सर्टन वीकनेसेस जनरेट होते हैं। तो इन 5 फैक्टर्स को हमें हमेशा ऑडिट की प्रोसेस करते समय ध्यान में रखना है, और हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स का हमारे ऑडिट के प्रोसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम रहे, ताकि हमारी जो ऑडिट ओवरऑल ऑडिट रिस्क है, वो ऑडिट रिस्क एकदम एक्सेप्टेबली लो लेवल पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके इस कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं इसको डिटेल रिवीजन की तरफ। तो भाई साहब, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टन इनबिल्ट लिमिटेशंस ड्यू टू विच एन ऑडिटर कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो भाई साहब, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑडिट को आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, इनबिल्ट लिमिटेशन को आप हाईलाइट कर लो, एंड ऑडिटर साहब जो है वो कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इतना आपको हाईलाइट कर लेना है। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस भाई साहब को आपको अंडरलाइन करके वहां पर उसको मार देना है ट्याव। यानी ऑडिट की प्रोसेस में कभी भी इनहेरेंट लिमिट, ऑडिट की प्रोसेस में कभी भी हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट नहीं कर पाएंगे, हम केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट कर सकते हैं। The process of audit suffers from certain inbuilt limitations due to which an auditor cannot obtain an absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Absolute assurance हम गैदर नहीं कर सकते भाई साहब कि material misstatement ड्यू टू फ्रॉड और एरर है या नहीं है, या गारंटी के साथ नहीं बता सकते। रीजनेबल हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस हम जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया आपके इनहेरेंट लिमिटेशन के लेयर का पहला लेयर। दो पॉइंट है इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग ऑडिट की प्रोसेस को फॉलो करके एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट नहीं कर सकते, केवल रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट कर सकते हो। ये आपका पहला लेयर है। लेकिन इसके सामने एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब,
ऐसा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है कि भाई साहब, जो भी हमारी ऑडिट की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम जो ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं वो ऑडिट एविडेंस परसुएसिव नेचर का होता है, वो ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता। इस वजह से हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट नहीं कर सकते, हम केवल और केवल रीजनेबल यानी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर टू इनहेरेंट लिमिटेशन। सबसे मेन इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है ऑडिट की प्रोसेस का? कि ऑडिटर साहब ऑडिट की प्रोसेस फॉलो करते समय कभी भी कंक्लूसिव नेचर का ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर सकते, हम हमेशा परसुएसिव नेचर का ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। इस वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस गैदर नहीं कर सकता, वो केवल और केवल रीजनेबल या हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस गैदर कर सकता है। ये जवाब है आपके इनहेरेंट लिमिटेशन का। अब ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन वाली सिचुएशन है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस गैदर नहीं कर सकते, हम कंक्लूसिव एविडेंस गैदर नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें कुछ फैक्टर्स की जिम्मेदारी आती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट नहीं कर सकते। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? तो वो फैक्टर्स आपको यहां पर नीचे बताए गए हैं। सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से आप के इनहेरेंट लिमिटेशंस जनरेट होते हैं, वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। तो भाई साहब यहां पर आपको एक बात पता चल गई, ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है इसमें बहुत सारे जजमेंट्स लेते हैं, जजमेंट्स लिए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। यानी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी होती है ओनर्स, मैनेजमेंट या फिर दोज चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर। These judgments may involve subjective decisions or a degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? These judgments may involve subjective decisions या फिर degree of uncertainty. अब ये subjective decisions मतलब क्या? कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके कोई दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, ये हो गए आपके सब्जेक्टिव डिसीजंस। उसके बाद डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब क्या? जब आप सेल परचेस करते हो तो क्रेडिट पे माल खरीदते भी हो, क्रेडिट पे माल बेचते भी हो। इसी के साथ साथ आपके पूरे बिजनेस के लाइफ साइकिल में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं, फायर हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, ये सारी क्या हो गई? अनसर्टनिटीज हो गई। तो जो भी हमारी फाइनेंशियल टर्म जब जो भी हमारे बिजनेस में अनसर्टनिटीज होती है, अनसर्टन लाइबिलिटीज होती है, जिन्हें हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कह सकते हैं, या फिर फ्यूचर में कौन से इवेंट्स होने वाले हमें पता नहीं है, तो वो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स जो होते हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, ऐसे नुकसान को हम कवर अप करने के लिए या तो इंश्योरेंस खरीदते हैं या फिर अपने बैलेंस शीट में हम क्या कर सकते हैं? प्रोविजन बना के रख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अनसर्टनिटी को कवर करने के लिए भी बहुत सारे जजमेंट्स लगते हैं, और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वहां पे सब्जेक्टिव डिसीजंस हो सकते हैं। इसका सब्जेक्टिव डिसीजंस का एग्जांपल क्या हो गया कि भाई साहब आपके जो एसेट है उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे? फिक्स्ड एसेट हो गया, टेंजिबल एसेट हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, है ना। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा आप कैपिटलाइज करोगे एसेट में, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालोगे। उसके बाद में डेप्रिसिएशन का शेड्यूल आप बनाते हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट। जीएसटी में आपके क्या चीजें अलाउड है, कौन सी चीजें अलाउड नहीं है। जीएसटी के लिए सप्लाई यानी रेवेन्यू किन चीजों को माना जाएगा, किन चीजों को रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, कहां पे एग्जेम्पशन है, कहां पे एग्जेम्पशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ आपकी प्रोविजंस, ये सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस हो गए। इसी के साथ अगर आपके पास कोई मशीनरी है तो उस मशीनरी की यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल है, 6 साल है, 8 साल है, ये भी सब्जेक्टिव डिसीजन हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करोगे या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करोगे, दीज आर इंक्लूडेड इन सब्जेक्टिव डिसीजंस। आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल आता है, इन्वेंट्री आप कॉस्ट पे वैल्यू करोगे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करोगे, ये बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरीके का है कि भाई साहब आपकी ऑडिट प्रोसेस में सर्टन इनहेरेंट लिमिटेशंस आ ही जाते हैं, और जिसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट नहीं कर पाओगे। Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatements due to fraud or error। तो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है ये वाला, यहां पर डिस्कस होता है जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट।
ठीक है, ये मुद्दा यहाँ पर डिस्कस हुआ है। फिर अब सेकंड पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट इज दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फॉर डिवाइजिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल। ए बाबू, ये बहुत तगड़ा पैराग्राफ है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी आपके कवर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। प्रीमाइसेस ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट, ऑडिट की प्रोसेस एक फाउंडेशनल प्रीमाइसेस के ऊपर बेस्ड होती है। कौन सा प्रीमाइसेस है वो, कौन सा अजम्पशन है, कौन सा इनहेरेंट अजम्पशन है? वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट इज दैट, जो भाई साहब मैनेजमेंट होती है, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोग होते हैं, वो ये एक्नॉलेज करते हैं इन रिटर्न, यानी जब भी किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा उस अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा हुआ होगा कि मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework and for devising internal controls। यानी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहेगा। तो उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, यानी ऑडिट की प्रोसेस इस प्रीमाइसेस को फॉलो किए बगैर आप शुरू नहीं कर सकते। क्या हो गया इसका मतलब कि भाई मैनेजमेंट जो है वो ये एक्नॉलेज करती है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी, जो भी आपके रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स है उसको प्रॉपरली डिजाइन करो, उसको इंप्लीमेंट करो एंड मॉनिटर करो। ये चीजें सारी की सारी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की एंड इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में सारी की सारी जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की होती है। रिटर्न में आपको लेना पड़ेगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, और इस एक्नॉलेजमेंट को कहा जाता है प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट। ये आपके ऐसे 200 में कवर किया गया है, ठीक है। हाउएवर, तो आप एक काम करना, इसको, ये हो गया आपका हेडिंग, पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग। जैसे ऊपर में हमने जजमेंट बाय मैनेजमेंट आ गया ना आपका, ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitations। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है। Consider for example that management of a company has devised an internal control that all purchase bills should reflect stamp and signatures of an authorized person in goods receiving section of the company stating the date and टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स इन प्रीमाइसेस। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो गया है, परचेज से रिलेटेड हम लोगों ने, यानी मैनेजमेंट ने एक इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया है, डिजाइन किया है। कौन सा है वो परचेज से रिलेटेड, कि भाई साहब आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी परचेज बिल्स होंगे आपके, उन सारे के सारे परचेज बिल्स पे स्टैंप होगा, सिग्नेचर होगा ऑथोराइज्ड पर्सन का। वो ऑथोराइज्ड पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा, गुड्स रिसीविंग सेक्शन वाला जो पर्सन है उसका स्टैंप एंड सिग्नेचर आपका होगा। उसी के साथ साथ उस स्टैंप के ऊपर क्या क्या चीजें होगी, डेट होगा, टाइम होगा ऑफ रिसीविंग गुड्स इन द प्रीमाइसेस। ये सारा आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेटा गैदरिंग पूरा मैकेनिज्म लगाया। इट इज एन example of internal control devised by the company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received। अब ये internal control क्यों लगाया है कि भाई साहब जिन गुड्स का बिल, जिन गुड्स यानी जो गुड्स हमारे प्रीमाइसेस में यानी फैक्ट्री में, वेयर हाउस में एक्चुअली रिसीव हो चुके हैं, उन्हीं गुड्स का पेमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन करेगी, यानी कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करेगी। ये इसका मीनिंग होता है। तो जब ऑडिटर, जब आप ये अकाउंटिंग पॉलिसी या इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि अगर कहीं पे एडवांस पेमेंट हो रहा है तो आप ये पॉइंट आउट करोगे कि भाई साहब आपका इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू परचेसेस तो ये है, आपकी पॉलिसी तो ये है, फिर आपने अपनी पॉलिसी को ना मानते हुए एडवांस पेमेंट क्यों किया, तो ये एक वैलिड पॉइंट हो जाता है आपके ऑडिट में। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ गई है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिवाइस्ड बाय कंपनी टू एंश्योर दैट ओनली दोज परचेज बिल्स आर प्रोड्यूस फॉर पेमेंट फॉर विच गुड्स हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड। नाउ what happens if concerned accountant and authorized person in goods receiving section collude। अब यहाँ पर एक टीम बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो गया भाई साहब, दो आपके डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है आपका अकाउंटिंग का
और दूसरा डिपार्टमेंट है आपका गुड्स सेक्शन, गुड्स रिसीविंग सेक्शन। इन दोनों की मिलीभगत अगर हो गई, इट इज अ केस ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स डिवाइस्ड बाय कंपनी ड्यू टू कोल्यूजन बिटवीन टू पर्सन्स। सच अ प्रोबेबल कोल्यूजन इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर इन्होंने एक सिनेरियो आपको बताने की कोशिश की है कि भाई साहब ऐसा बहुत बार होता है कि यार गुड्स रिसीविंग वाला बोलता है यार एक काम करना, मुझे एक फेवर दे दे, अकाउंटेंट है ना तू, तो यार प्लीज़ ये बिल पास करा देना। गुड्स रिसीव हुए क्या? नहीं हुए, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट और गुड्स रिसीविंग वाला जो पर्सन होगा, अगर उसने टीम अप कर लिया, वो अंदर ही अंदर अपनी मिलीभगत अगर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कोल्यूजन। तो ऐसे कोल्यूजन के केसेस में आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसको ओवरराइड किया जा सकता है, यानी उसको बाईपास किया जा सकता है। तो जहां पर भी किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है, वहां पर ऑडिटर साहब को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एरर या फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सच अ प्रोबेबल कोल्यूजन इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इटसेल्फ। तो पहला हमारा क्या हो गया भाई साहब? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरीके का है कि अब यहां पर आप तीसरा जो मुद्दा है आपका, ये वाला इसको रख लो कोल्यूजन, इसको आप दे देना हेडिंग कोल्यूजन बिटवीन टू पर्सन्स। ये आपका तीसरा पॉइंट है, ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जहां पे आपको नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है, इसकी वजह से ये वाला इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होने के चांसेस होते हैं। अब दूसरा हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पर? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर है, इसकी वजह से भी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जनरेट होता है। The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedures। तो भाई साहब हमारे एक ऑडिटर साहब हैं, वो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कैसे करते हैं? तो ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके। ठीक है, बेसिक बात। However, there are practical and legal limitations on ability of auditor टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस। इसकी वजह से प्रैक्टिकल लिमिटेशन की वजह से हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस जनरेट होते हैं। द ऑडिटर carries out his work by obtaining audit procedures through performance of audit procedures. However, there are practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence. For example, an auditor does not test all transactions and balances. अब यहाँ पर देखो, टेस्ट चेक की बात हो रही है। An auditor does not test all transactions and balances, यानी क्या? हम सैंपल चेक बेसिस पे काम करते हैं। He forms his opinion only by testing samples. It is an example of practical limitations on auditor's ability to obtain audit evidence. देखो, हम जब भी ऑडिट की प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, तो हम लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब क्या? हमारे पास टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, एक सर्टन टाइम फ्रेम में हमें ऑडिट कंप्लीट करके देना होता है। दूसरा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब क्या? कि जो बिजनेस एंटिटी हमें अपॉइंट करती है एज एन ऑडिटर, वो एक सर्टन प्रोफेशनल फीस हमें प्रोवाइड करती है। उस प्रोफेशनल फीस में हमारा प्रॉफिट भी होता है और हमारी कॉस्ट भी होती है। तो जो एम्प्लॉयज हम भेजेंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। ऑडिट के लिए कुछ खर्चे होते हैं, तो मेजर खर्चा तो हमारा सैलरी का ही होता है। ठीक है, तो सैलरीज देनी पड़ेंगी, और बाकी जो भी आपके फर्म के ओवरऑल खर्चेज होंगे, जिसे हम ओवरहेड्स कहते हैं, वहां पे वो सारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो सर्टन हमारे लिमिटेशन क्या हो गया? टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं। जैसे कि सीनियर स्टाफ है, तो शायद 2 या 3 सीनियर स्टाफ होगा। सीनियर स्टाफ के नीचे हमारा क्वालिफाइड स्टाफ होता है, फिर क्वालिफाइड स्टाफ के नीचे हमारे इंटर्न्स होते हैं, आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं, और फिर हमारा ऑफिस स्टाफ होता है जो जनरल क्लरिकल काम करता है। तो ये हायरार्की किसी भी ऑफिस में होती है। तो सीनियर स्टाफ मतलब क्या? एक्सपर्ट स्टाफ। तो एक्सपर्ट स्टाफ को आप हर एक काम में नहीं लगा सकते, जहां पर उनकी ज़रूरत है, जहां पर कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, वहां पर आप सीनियर स्टाफ को लगाओगे। बाकी जो आपके नॉर्मल रेगुलर स्टाफ प्लस जो आपके ट्रेनीज है, उनको आप बल्क ऑफ द वर्क के लिए भेजोगे। तो ये जो हायरार्की आपको एडजस्ट करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे उनको प्रॉपरली
ब्रेक देना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो ऑडिट के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं रिसोर्सेस के, उसकी वजह से ऑडिटर की ऑडिट एविडेंस को गैदर करने की एबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्या हो गया भाई साहब, पहला मुद्दा आपका यहां पर क्या डिस्कस हो रहा है, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में पहला क्या हो गया आपका, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस की वजह से ऑडिट एविडेंस गैदर करने में मुश्किल होती है। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। तो ये हो गया आपका दूसरा मुद्दा। डायरेक्ट आपको हेडिंग मिल गया कि मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है आपके साथ, उसकी वजह से आप लोग ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहे हो। Management may not provide complete information as requested by the auditor. There is no way by which auditor can force management to provide complete information as may be requested by the auditor. Auditor के पास ऐसी कोई लीगल पावर नहीं होती कि वो एनफोर्स कर सके। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, इन्फॉर्मेशन मिली तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो नोटिंग कर देगा अपने रिपोर्ट में कि भाई साहब मुझे ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसकी वजह से मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पाया, और फॉर द सेम रीजन मैं इस एस्पेक्ट के ऊपर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ओपिनियन नहीं दे सकता। इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड विथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही कैन ओनली रिपोर्ट। भाई आप रिपोर्ट में दे दो, बाकी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, द मैनेजमेंट मे कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रिपुलस पीपल एंड मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड। यानी मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड, उनका कैरेक्टर खुद ही फ्रॉड करने का है। तो जब मैनेजमेंट ने खुद ही फ्रॉड किया है तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगी क्या, नहीं, वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देगी जिस वजह से आप उनके फ्रॉड को फाइंड आउट ना कर सको, वो प्रॉपरली कंसील करेंगे अपने फ्रॉड को। तो ये तीसरा लिमिटेशन हो गया हमारे सामने। It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by the auditor. It may produce fabricated documents before auditor to lead him to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. तो ये तीसरा मुद्दा हो गया आपका नेचर ऑफ ऑडिटिंग में। Then we have already discussed under the section on scope of audit that an auditor is not an expert in authentication of documents. Therefore, he may be led to accept invalid audit evidence on the basis of unauthenticated documents. Unauthentic documents यानी आपको fake documents, unauthentic documents भी दे सकते, लेकिन आप एक एक्सपर्ट नहीं हो इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, कौन सा डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, कौन सा फेक डॉक्यूमेंट है। आप क्या करोगे भाई साहब, जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस के ऊपर आप अपना ओपिनियन जनरेट करोगे। तो ये एक वन ऑफ द लिमिटेशन हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, it is quite possible that entity may have entered into some transactions with related parties. Okay, अब यहाँ पे आ गया आपका related parties का transaction। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा झोल होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक्चुअली देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 ही कंटिन्यू हो रहा है। फिर हमारा चौथा मुद्दा क्या आ गया, ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज। It is quite possible that entity may have entered into some transactions with related parties. Such transactions may be only paper transactions and may not have actually occurred. The auditor may not be aware of such related party relationships or audit procedures, may not be able to detect probable wrongdoings in such transactions. कुछ transactions जो होते हैं ना दोस्तों, वो केवल ऑन पेपर transactions होते हैं फॉर टैक्स इवेजन, या फिर आप जो भी चीज़ें उसको कह लो, अपने फायदे के लिए ऑन पेपर ट्रांजैक्शन दिखा दो, एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, पास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स उनके आए हैं या नहीं आए हैं, ये सारा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये हो गए मित्रों आपके जो दूसरा वाला जो है ना, पहला तो आपने लिमिटेशन पढ़ लिया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें कोई क्या क्या झोल झपाटे होते हैं जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जनरेट होते हैं, वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा भाई साहब ऑडिट की खुद की जो प्रोसीजर्स होती है ऑडिट की, उसमें भी कुछ ना कुछ झोल झपाटे होने के चांसेस रहते हैं जिनकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होते हैं। अब चौथा फैक्टर देखो कि भाई साहब ये जो ऑडिट है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है,
इसमें हमारे पास कोई लीगल पावर्स नहीं होती है कि भाई साहब हम विटनेस बुला रहे हैं, विटनेस का ओथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ ऑडिट में नहीं होती है। सीआईडी वाली पावर हमारे पास नहीं होती है ना। हम दया को बुला के दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते। अगर हमें कोई एंट्री नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, भाई साहब अपने पास एक ही हथियार है, पेपर है, पेन है, अपने रिपोर्ट में मेंशन कर दो कि भाई साहब हमको इसने एंट्री नहीं दिया, हमारे पास दया भाई नहीं है, तो हम दरवाज़ा तोड़ के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, है ना। ये तीसरे पॉइंट में हेड टैगलाइन हो गई आपकी, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। Hence, auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. हम एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए हम प्री डिटरमाइंड माइंड से नहीं जाते कि फ्रॉड निकालना ही है, नहीं वैसा। हम तो चेक करने आए, रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करने आए। वो प्रोसेस के दौरान फ्रॉड मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारा पहला मोटिव फ्रॉड फाइंडिंग नहीं है। फिर चौथा क्या है हमारा इनहेरेंट फैक्टर जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होते हैं, वो है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। यानी जो इंफॉर्मेशन का नेचर है ना, वो आपको सही टाइम पे मिलेगी तो वो उसकी वैल्यू है। लेकिन आज अगर कोई हमारा न्यूज़ है, वो न्यूज़ आपको 10-12 दिन के बाद अगर मिलती है तो वो रिलेवेंट नहीं है। न्यूज़ का मतलब क्या होता है भाई साहब, अभी अभी क्या हो रहा है रिसेंट, उसे कहते हैं न्यूज़, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये समय के साथ साथ उसकी वैल्यू और उसका रिलेवेंस कम होते जाता है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैनॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। पास्ट में जितने ट्रांजैक्शन हुए उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ईच एंड एवरी मैटर को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है। Therefore, a balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो, इंफॉर्मेशन का एविडेंस गैदर करने की कोशिश करते हो, तो उससे जुड़ी हुई कुछ कॉस्ट होती है। अब आप अपने ऑडिट के दौरान कितनी कॉस्ट इनकर कर सकते हो, यानी कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन या ऑडिट एविडेंस गैदर कर पाओगे। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या हो गया, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज in relevance of information over time. Consider for example an auditor who is conducting audit of a company since last 2 years. एक ऑडिटर है, वो एक कंपनी के पिछले 2 साल से ऑडिट कर रहा है। During these 2 years, he has sought detailed information from management of company regarding various matter. अब 2 साल से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, मुझे उनकी बहुत सारी बातें डिटेल में पता चल जाएगी, मुझे प्रॉपर एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ड्यूरिंग हिज थर्ड स्टेंट, यानी तीसरे ईयर का भी जब उसको ऑडिट का काम मिला, he chooses to rely upon some information obtained as part of audit procedures of second year. तो मुझे अगर तीसरे साल भी सेम एंटिटी का काम मिलता है तो मैं क्या करूंगा कि भाई साहब पिछले साल के जो ऑडिट हमने किया था उसी से इंफॉर्मेशन उठा के हम इस ऑडिट में उसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी पिछले साल की सेकंड ईयर की इंफॉर्मेशन हम थर्ड ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं। However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant. अब जैसे बिजनेस सिनेरियो डायनामिक होता है, हर दिन बदलते रहता है, तो हो सकता है कि कानूनी कोई बदला हुआ है, कुछ अमेंडमेंट्स आ गई होंगी, तो पिछले ऑडिट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस ऑडिट में 100% रिलेवेंट रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्टन इन्फॉर्मेशन मे बी रिलेवेंट, सर्टन इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी रिलेवेंट, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं इंडस्ट्री में। सो the information being relied upon by the auditor is not timely and may have lost its reliability. तो ये जो आपका टाइमली नेचर है उसको समझाने के लिए ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। और पांचवा और आखिरी जो हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होता है ऑडिट में, वो है फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस मे अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली। अब मैं जो इंडस्ट्री में जो सिचुएशंस है वो 2 प्रकार की होती है, फेवरेबल कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस यानी मुझे एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती है, फेवरेबल कंडीशन यानी मुझे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है, मेरे फायदे की हो सकती है। तो फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस मे अफेक्ट एंटिटी एडवर्सली, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है।
एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, यानी गोइंग कंसर्न पे भी उसके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो उसके ऊपर उसकी सवाल खड़े हो सकते हैं. The business may cease to exist in future due to change in market conditions, emergence of new business models or products, or due to onset of some एडवर्स इवेंट्स. तो जैसे हमारे इसमें एकदम अनसर्टन इवेंट आया था कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस बूम हो गए. जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री थी उसको एकदम बूम मिला, जो वर्चुअल क्लासेस वाली इंडस्ट्री थी, जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री एकदम बूम हो गई, जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, ये एकदम बूम हो गए. क्यों? क्योंकि सब लोग घर पे थे, कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे थे. तो कोई इंडस्ट्रीज को तकलीफ हुई, कोई इंडस्ट्री को एकदम बूस्ट मिल गया. Therefore, it is in view of the factors that an auditor cannot provide a guarantee that financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. तो ये जो 5 बेसिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, इन फैक्टर्स का जिस्ट क्या आता है? Therefore, it is in view of the above factors, जो 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, that an auditor cannot provide a guarantee, यानी आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते that financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. So this is the conclusion कि inherent limitations क्यों जनरेट होते हैं. अब यहाँ पर हमारे इस टॉपिक का पूरा रिवीजन होता है समाप्त. मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर मैंने जो पहले शुरुआत में बताया था वो बता देता हूँ. ये 3 लाइन में आपके इनहेरेंट लिमिटेशन बताए गए हैं और बाकी के जो ये 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, इन 5 फैक्टर्स की वजह से ये इनहेरेंट लिमिटेशन जनरेट होता है. ये स्ट्रक्चर है इस कॉन्सेप्ट का. ठीक है भाई साहब. अब देखो ये जो आखिरी में आपको एक टेबल दिया हुआ है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ऐसे 200 ओवरऑल. अभी ये जो है ना, ये पूरी की पूरी इन 5 फैक्टर्स की समरी है. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फ्यूचर इवेंट्स. तो ये फिर से पढ़ने की मुझे अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा डिटेल में ये वाला टॉपिक रिवाइज करा दिया है. लेकिन ये आपकी ड्यूटी है टू रीड दिस समरी इफ़ यू वांट. ठीक है, कंसाइज फॉर्म में अगर आपको पढ़नी है तो आप ये समरी अच्छे से पढ़ सकते हो. एंड विद दिस आई अनाउंस दैट हमारा ये वाला वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, यानी टॉपिक नंबर 7 हमारा डिस्कशन होता है कंप्लीट. तो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, हमारी ड्यूटी क्या है भाई साहब? टिक्कर बिल्ला हम यहाँ पर खेल लिए. अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा टॉपिक नंबर 8, व्हाट इज एन एंगेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन. ठीक है, ये वाला टॉपिक हम रिवाइज करेंगे लेकिन अगले वीडियो में. ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हिट दैट बेल आइकन, सारे नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सही समय पर मिल जाए. एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में.